हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग टेराफॉर्म के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि टेराफॉर्म इतना पॉपुलर क्यों है। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है which allow you to define your infrastructure as code, which means you can describe your entire infrastructure stack using a simple human readable configuration language। यानी कि हम लोग टेराफॉर्म की मदद से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ह्यूमन रीडेबल कोड की मदद से हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग जो भी कोड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उस कोड की मदद से हम लोग अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं जिन्हें हम लोग अपने टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। टेराफॉर्म का जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये मल्टी क्लाउड को यहाँ पे सपोर्ट करता है। टेराफॉर्म सपोर्ट्स मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स, एग्जांपल AWS, Azure, Google Cloud Platform, as well as various other infrastructure provider like Docker, Kubernetes, VMware. This makes it versatile for managing a hybrid और मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इस डायग्राम की मदद से भी समझा था कि टेराफॉर्म की मदद से हम लोग डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने प्रोवाइडर को यहाँ पे मेंशन करना होता है और इस प्रोवाइडर की मदद से जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाती है कि किस टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर मैं टेराफॉर्म की वेबसाइट पे यहाँ पे आऊँ, उसके बाद रजिस्ट्री पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्रोवाइडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन प्रोवाइडर्स की लिस्ट को चेक करने के लिए हम लोग ब्राउज प्रोवाइडर्स पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि टेराफॉर्म ने बहुत सारे प्रोवाइडर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन प्रोवाइडर की मदद से हम लोग अपने टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये AWS का प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर को हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग AWS के एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हैं। सिमिलरली ये Azure का प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर को हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट Azure के अंदर अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हैं। इसी तरीके से प्रोवाइडर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और इस प्रोवाइडर की लिस्ट में आप देखेंगे कि डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट सर्विसेज और साथ ही साथ ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूं तो करंटली जो इसका काउंट यहाँ पे शो हो रहा है वो है 3567 और ये काउंट कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है क्योंकि टेराफॉर्म की अपनी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि कंटिन्यूसली टेराफॉर्म को इवॉल्व करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देती रहती है। और जो अगले दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है वो प्रोवाइडर से रिलेटेड ही है। Find providers for many of the platforms and the services you already use in the Terraform registry। तो Terraform registry के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज के लिए जिन्हें हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो खुद के प्रोवाइडर्स को भी राइट किया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन। अगला पॉइंट है Terraform takes an immutable approach to infrastructure, reducing the complexity of upgrading और मॉडिफाइंग योर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस लाइन के मतलब को समझने के लिए हमें इम्यूटेबल अप्रोच के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा और इसे समझने के लिए मैं एक डायग्राम की यहाँ पे मदद ले रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसका नाम है VM1 और इस वर्चुअल मशीन के अंदर यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल्ड है और इसकी मदद से हम लोगों ने अपने वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये है हमारा वेब एप्लीकेशन और ये वेब एप्लीकेशन का वर्जन 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए दो अप्रोच हो सकती हैं। तो इससे पहले एक सिनेरियो ले लेते हैं। लेट्स से अब मैं अपने वेब एप्लीकेशन के वर्जन 2 को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ और वर्जन 2 को डिप्लॉय करने से पहले मैं अपाचे की जगह यहाँ पे Nginx को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो यानी कि जैसे ही मेरी अपग्रेड एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होगी तो अपाचे की जगह हम लोग Nginx को यूज करना चाहते हैं एंड देन Nginx के ऊपर हमारे वेब एप्लीकेशन का वर्जन 2 डिप्लॉय होगा। अब इस अपग्रेड को डिप्लॉय करने के दो तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले अप्रोच की। पहले अप्रोच में हम लोग सेम वर्चुअल मशीन के अंदर अपने वेब एप्लीकेशन के वर्जन 2 को यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इस केस में इन्वायरमेंट सेम है, हम लोग नई वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि सेम वर्चुअल मशीन पे पहले हम अपाचे को यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे
उसके बाद हम लोग इसकी जगह पे Nginx को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये है Nginx, और Nginx को डिप्लॉय करने के बाद हम लोग अपने वेब एप्लीकेशन के वर्जन 2 को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये है हमारा वर्जन 2, और इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल अप्रोच। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग अपग्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग सेम सेटअप को ही यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। लेकिन इस अप्रोच का अपना एक नुकसान भी है। तो लेट्स से करंटली अभी यहाँ पे वर्जन 1 डिप्लॉयड है, और वर्जन 1 को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अपाचे के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। तो जितने भी हमारे कस्टमर हैं करंटली लेट्स से वर्जन 1 पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, और वर्जन 1 के थ्रू ही हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। बट इसके बाद हम लोगों ने इसे वर्जन 2 पे अपग्रेड करने का यहाँ पे डिसीजन लिया। लेकिन जब भी हम लोग रियल टाइम इन्वायरमेंट में अपग्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ एज एक्सपेक्टेड और एज प्लानिंग हो सकता है कि इस अपग्रेड के प्रोसेस के दौरान Nginx प्रॉपरली इंस्टॉल ना हो पाए, या फिर जो वेब एप्लीकेशन का वर्जन 2 है वो यहाँ पे प्रॉपरली डिप्लॉय ना हो पाए। तो उस केस में जो डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है वो कस्टमर को हो रहा है, क्योंकि कस्टमर सेम सेटअप को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, और अपग्रेडेशन के दौरान अभी हमारा सेटअप ना तो वर्जन 1 पे है और ना ही ये कम्प्लीटली वर्जन 2 पे अपग्रेड हो पाया है। इसी तरीके से लेट्स से अगर हमारे इन्वायरमेंट पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं तो हर एक वर्चुअल मशीन का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि किसी वर्चुअल मशीन पे अपाचे प्रॉपरली अनइंस्टॉल ना हुआ हो, इसी तरीके से किसी दूसरी वर्चुअल मशीन पे हो सकता है कि Nginx इंस्टॉल ना हो पा रहा हो, या फिर किसी तीसरी वर्चुअल मशीन पे वेब एप्लीकेशन के वर्जन 2 को डिप्लॉय करने में कोई दिक्कत आ रही हो। तो यानी कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं जब वो हमारे वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं अपग्रेडेशन के बाद, तो हर एक यूजर के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सकता है, और ये ओवरऑल हमारे प्रोडक्शन को यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। इसकी जगह पे हम लोग एक दूसरे अप्रोच को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और इस अप्रोच को हम बोलते हैं इम्यूटेबल अप्रोच। इम्यूटेबल अप्रोच को समझने से पहले मैं इस डायग्राम को यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, और अभी हम लोग अपने सेटअप के इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे हैं। यानी कि ये मेरी वर्चुअल मशीन है VM1, इस पे अपाचे इंस्टॉल्ड है, और इसके ऊपर हमने अपने वेब एप्लीकेशन के वर्जन 1 को डिप्लॉय किया हुआ है। करंटली जितने भी कस्टमर हैं यहाँ से हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम लोग वर्जन 1 को वर्जन 2 पे अपग्रेड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपाचे की जगह हम लोग Nginx को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो इसके लिए इम्यूटेबल अप्रोच में हम लोग सेम वर्चुअल मशीन पे मॉडिफाई करने की बजाय एक दूसरी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से ये मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन है जिसे मैं इस अपग्रेड के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और इस वर्चुअल मशीन का नाम है VM2। इस वर्चुअल मशीन के अंदर सबसे पहले हम लोग Nginx को डिप्लॉय करेंगे, और इसके बाद हम अपने वेब एप्लीकेशन के वर्जन 2 को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक बार जब सब कुछ एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे काम कर रहा हो आफ्टर अपग्रेड, तो उसके बाद जो हमारा यूजर ट्रैफिक है उसे हम लोग VM1 से VM2 की जगह यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं। और एक बार जब हमारे कस्टमर सक्सेसफुली हमारे वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो, तो उसके बाद हम लोग इस पहले इन्वायरमेंट को यहाँ पे डीकमीशन कर लेते हैं। तो इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल अप्रोच। लेकिन इस अप्रोच के भी अपने कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा पहला सेटअप है, जब यहाँ पे कस्टमर इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे थे तो उस केस में हो सकता है कि ये जो वेब एप्लीकेशन है अपने डेटा को किसी लोकल डेटाबेस पे यहाँ पे राइट कर रहा हो। और अगर हम लोग इम्यूटेबल अप्रोच को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग एक नए सेटअप को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं अपने अपग्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि सेम यूजर एक्सपीरियंस के लिए जो वेब एप्लीकेशन का वर्जन 2 है वो भी इस डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस कर सके। बट ये जो डेटाबेस था वो एक लोकल डेटाबेस है। तो इस सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस लोकल डेटाबेस को किसी शेयर्ड डेटाबेस पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से ये हमारा कोई शेयर्ड डेटाबेस है जहाँ पे हम लोगों ने इस लोकल डेटाबेस को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद हम लोग अपने वेब एप्लीकेशन के वर्जन 2 को इस शेयर्ड डेटाबेस के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन म्यूटेबल अप्रोच के केस में इस अप्रोच को अवॉइड किया जा सकता है। तो दोनों ही अप्रोच के अपने फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें टेराफॉर्म की,
टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करने के दौरान इम्यूटेबल अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करता है ताकि अपग्रेडेशन के दौरान जो रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी है उसे रिड्यूस किया जा सके। टेराफॉर्म का जो अगला फायदा है वो ये है कि हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर, Terraform generates an execution plan. This plan shows you what resources will be created, updated or destroyed, allowing you to review changes and avoid unexpected modification. तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इस डायग्राम की मदद से भी यहाँ पे समझा था कि जब भी हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे राइट कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा स्टेज यहाँ पे होता है वो होता है प्लानिंग का स्टेज। इस स्टेज के दौरान टेराफॉर्म हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ये जो रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसे रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे कंपेयर करता है और ये चेक करता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज को क्रिएट और मॉडिफाई करने की जरूरत है। उसी के अकॉर्डिंग एक प्लान यहाँ पे क्रिएट होता है और इसी प्लान को जब हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि एक तरीके से अपना अप्रूवल जब हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसी के बाद ये रिसोर्सेज हमारे टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट होते हैं और उसके बाद टारगेट एनवायरनमेंट का जो स्टेट है वो लोकल स्टेट फाइल पे यहाँ पे अपडेट हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम लेट्स से अगर हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद प्लानिंग के फेज को जब हम लोग यहाँ पे ट्रिगर करेंगे तो टेराफॉर्म इसी स्टेट फाइल की मदद से टारगेट एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगरेशन फाइल के इन रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे कंपेयर करेगा और उसी के बेस पे प्लान को यहाँ पे क्रिएट करता है। और जैसे ही हम लोग इस प्लानिंग को यहाँ पे अप्रूव करेंगे थ्रू अप्लाई स्टेज, तब जाके ये रिसोर्सेज टारगेट एनवायरनमेंट पे यहाँ पे क्रिएट होते हैं और फिर से जो भी चेंजेस हुए हैं टारगेट एनवायरनमेंट में इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से वो जाके हमारे स्टेट फाइल के अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। सिमिलर पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं। स्टेट मैनेजमेंट, Terraform maintains a state file that keeps track of the current state of your infrastructure, यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से जो भी चेंजेस हम लोग टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस टेराफॉर्म स्टेट फाइल के अंदर यहाँ पे ट्रैक करता रहता है। इट ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ योर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ स्टेट फाइल विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर योर एनवायरनमेंट। टेराफॉर्म यूजेस state to determine which changes to make to your infrastructure. Prior to any operation, Terraform does a refresh to update the state with the real infrastructure. तो सिमिलर पॉइंट ही यहाँ पे मेंशन्ड है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल कंक्लूजन है Terraform uses the state file to determine the changes to make your infrastructure so that it will match your configuration. तो Terraform की जो स्टेट फाइल है उसी स्टेट फाइल के बेसिस पे Terraform ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से चेंजेस रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने हैं। तो स्टेट फाइल की मदद से टेराफॉर्म हमारे करंट एनवायरनमेंट के स्टेट को यहाँ पे ट्रैक कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑटोमेट चेंजेस की। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि टेराफॉर्म की मदद से हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग कोड की मदद से अपने टारगेट रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं। टेराफॉर्म की ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो डिक्लेरेटिव होती है। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि हम लोग किसी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से जस्ट ये बताते हैं कि हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए जिसे हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। जो उसका अंडरलाइंग लॉजिक है उसे टेराफॉर्म यहाँ पे हैंडल करता है और इसी के कारण टेराफॉर्म की मदद से रिसोर्सेज को क्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर इन लाइन्स को एक बार पढ़ें, टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर डिक्लेरेटिव, meaning that they describe the end state of your infrastructure. You do not need to write step-by-step instruction to create resources because Terraform handles the underlying logic. तो जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं तो दो तरीके के रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। पहले रिसोर्सेज हैं जो डिपेंडेंट रिसोर्स हो और दूसरे तरीके के रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन डिपेंडेंट रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम लोग डिपेंडेंट रिसोर्सेज का एक एग्जांपल लें, सपोज आप एक सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबनेट से पहले आपको एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना होगा, तभी आप उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सबनेट को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि सबनेट का क्रिएशन वर्चुअल नेटवर्क के क्रिएशन पे डिपेंडेंट है। इसी तरीके से लेट्स से अगर आप एक ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक ऐप सर्विस प्लान क्रिएट करना होगा। यानी कि ऐप सर्विस इंस्टेंस का क्रिएशन ऐप सर्विस प्लान के क्रिएशन पे डिपेंडेंट है।
तो इस तरीके के रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट रिसोर्सेज। तो टेराफॉर्म एक रिसोर्स ग्राफ बिल्ड करता है ताकि वो रिसोर्स डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन कर सके। इसी तरीके से जो हमारे नॉन डिपेंडेंट रिसोर्सेज हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका क्रिएशन किसी दूसरे रिसोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लेट्स से अगर आप एक रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग उस रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम लोग टेराफॉर्म की मदद से अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अप्लाई करते हैं तो उस केस में डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट रिसोर्सेज पैरेलली यहाँ पे क्रिएट होते हैं ताकि जो टेराफॉर्म की ओवरऑल प्रोविजनिंग है वो यहाँ पे एफिशिएंट हो सके। टेराफॉर्म की अपनी एक लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी है और ये जो कम्युनिटी है कंटिन्यूसली प्री बिल्ड प्रोवाइडर्स, मॉड्यूल्स एंड प्लगइन को डेवलप करती रहती है ताकि टेराफॉर्म की जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है उसे एक्सटेंड किया जा सके, ताकि एज ए टेराफॉर्म कस्टमर हमें कम से कम कस्टम कोड को लिखने की जरूरत पड़े। तो ये कुछ क्रिटिकल एडवांटेज हैं टेराफॉर्म के जिनके कारण टेराफॉर्म करंटली मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत बड़े स्केल पे हमारे रियल टाइम एनवायरनमेंट में इसे यूज किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।